हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 9 था आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए। आज है हमारा तीसरा पार्ट, जो कि है 9.5 का विकास एवं वर्गीकरण। फ्रेंड्स, अलग अलग जीवों में जो समानताएं मिलती हैं वो जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके बारे में जानने का अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके लिए कौन से अभिलक्षण, मतलब उनका जो शारीरिक अभिलक्षण है, उनकी रचना है, तो कौन सा अभिलक्षण जीवों के बीच आधारभूत, मतलब जो उनका मेन कैरेक्टर है, उसमें विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं, और कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण, मतलब अंतर जो है उसका निर्णय लेते हैं। तो अभिलक्षणों से हमारा क्या मतलब है फ्रेंड्स? बाह्य आकृति या व्यवहार का विवरण ही अभिलक्षण कहलाता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो विशेष, मतलब स्वरूप या विशेष कार्य ही अभिलक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे 4 पैर होते और यह एक अभिलक्षण है। ठीक है, मान लो अगर होते तो वो क्या कहलाता? हमारा एक अभिलक्षण कहलाता, पर वैसा नहीं है, हमारे 2 ही पैर हैं। ठीक है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये उनका एक अभिलक्षण है। उसी तरह से कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। जैसे कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है, और वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण सभी जीवों के समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं होता। मतलब मैंने क्या कहा कि कुछ अभिलक्षण जो है अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, पर सभी में समान नहीं होता। ठीक है, तो कोशिका के बारे में ही, जो कोशिका स्वरूप है, कोशिका अभिकल्प है, तो वो क्या है? वो एक आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण है। जैसे कोशिका के, मतलब कोशिका में केंद्रक का होना या ना होना, जो अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, तो केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक या बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में से एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं और ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। ठीक है, तो बहुकोशिक जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या ना होना, ये वर्गीकरण का अगला स्तर है। ठीक, तो उन बहुकोशिक जीवों में जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, में कुछ ऐसे हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है, या कुछ में बाह्य कंकाल का अभिलक्षण एक अलग प्रकार का आधारभूत अभिकल्प है, मतलब अंतर है। ठीक है, इन कुछ जो प्रश्न हमने यहाँ पूछे हैं के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। ओके, तो 2 स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण सामान्य होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा, और जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उसका विकास, मतलब उनका उद्भव भी निकट अतीत में उनके समान पूर्वज से हुआ होगा। तो इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। मान लो एक भाई और एक बहन जो बहुत निकट के संबंधी हैं, उनमें पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज क्या थे? समान थे, मतलब वो एक ही माता पिता की संतान है। और लड़की के चचेरे या ममेरे भाई बहन जो है ना, उनसे भी वो संबंधित हैं, परंतु उनके अपने भाई से कम है। तो इस मतलब जो अपने चाचा या मामा से उनका चेहरा मिलता है, या कोई ना कोई उनका आदत जो है उनसे मिलता है, जबकि वो अपने भाई के जैसे नहीं है ना, उसके भाई से नहीं मिलता। तो ये क्यों होता है? तो इसका मेन कारण ये है कि उसके पूर्वज समान है। ठीक है, उनके दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, न कि 1 पीढ़ी पहले के। तो आप इन सब बातों को भली प्रकार से समझ सकते हैं कि स्पीसीज जीवों का, मतलब स्पीसीज मतलब जीव, तो जीवों का वर्गीकरण उसके विकास के संबंधों का ही प्रतिबिंब है। ओके तो हम स्पीसीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिससे उनके पूर्वज जो है निकट में, अतीत में जो समान थे,
इसके बाद इस समूह का एक बड़ा समूह बनाएंगे जिसके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर, मतलब समय के अनुसार अधिक दूर के हों। या फिर सैद्धांतिक रूप से हम इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की जो प्रारंभिक स्थिति जो है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं जहाँ मात्र एक ही स्पीसीज थी। ठीक, तो यदि ये सत्य है तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य ही अजैविक पदार्थों से हुई होगी, और यह किस प्रकार संभव हुआ होगा इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, और ये मतलब जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो कि हम आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं 9.5 का 1 विकासी संबंध खोजना। फ्रेंड्स, जब हम विकासी संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। अलग अलग जीवों में ये अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वो समान जनक से वंशानुगत हुए हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर इस बात को ही ले लेते हैं कि पक्षी या सरीसृप और जल स्थलचर मतलब एम्फीबियंस, ठीक है, उन्हीं की भांति ही जो स्तनधारी हैं उनके 4 पैर होते हैं। ठीक है, सभी में पैरों की आधारभूत संरचना जो है वो समान होती है, फिर भी अलग अलग जो कशेरुक मतलब वर्टिब्रेट्स हैं उनमें अलग अलग कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। ठीक, फिर जो पैर है, पैर की आधारभूत संरचना फिर भी उनमें एकदम समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से अलग दिखाई देने वाली जो अलग स्पीसीज के बीच विकासी संबंध है उसको पहचान करने में हमको सहायता मिलती है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं समजात अंग और समरूप अंग किसको कहते हैं। ठीक है, तो समजात अंग वे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं। फिर मतलब उत्पत्ति के समय, अगर मैं आगे आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी, उत्पत्ति के समय जिनकी संरचना बिल्कुल एक जैसी थी लेकिन आगे चलकर उनके कार्यों में विभिन्नता आ गई। फिर हम देखेंगे समरूप अंग, अंग जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी समान ही लगते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति जो है और संरचना भी है वो अलग है, समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके उदाहरण देख लेते हैं समजात अंग और समवृत्तीय अंग के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव, इनके मतलब अग्रभुजा, 4 लिम्ब बोलते हैं जिसको, उसका यहाँ पर अस्थियों को दिखाया गया है। तो ये उनमें काफ़ी समानताएं दिख रही हैं, लेकिन अगर वो बड़े होते जाते हैं, जब भ्रूण अवस्था में रहते हैं तो सबकी जो संरचना है एक समान होती है। ठीक है, पर विकास के दौरान फिर उनके कार्य जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि पक्षी के अग्रपाद जो है वो उड़ने के लिए, छिपकली के रेंगने के लिए, मेंढक के कूदने के लिए और हमारे बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए, है ना। मतलब समय के साथ बदल जाते हैं। ठीक है, जबकि ये सब भ्रूणीय अवस्था में बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है, समजात अंग का मतलब यही होता है। ठीक है, ओके। फिर भी किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण उनका क्या है कि उनकी पूर्वज परंपरा वो एक जैसी नहीं है। जैसे चमगादड़ और पक्षी के पंख देख रहे हो आप यहाँ पे, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, है ना। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं परंतु गिलहरी और छिपकली के नहीं होते। तो क्या पक्षी और चमगादड़ों के बीच में संबंध गिलहरी और छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? तो इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालें, हमें पक्षी और चमगादड़ के पंखों को और बारीकी से देखना होगा। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्य रूप से उसकी बढ़ी हुई उंगलियां हैं, मतलब दीर्घित उंगलियों के बीच की त्वचा में फैलने से बना है। ठीक है, ये क्या है, उसकी उंगली के समान संरचना है, तो यहीं पर उसके पंख जो है वो फैले होते हैं, है ना।
ठीक है, और उसी से बनता है उसका पंख। पर जो पक्षी है उनके पंख वो पूरी तरह से उसके जो अग्रबाहु है, फोर लिम्ब है, उसकी त्वचा के फैलाव से बनता है जो परों से ढकी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए दो पंखों के अलग अलग रूप है ना, दो पंखों के अलग अलग रूप, उनकी संरचना और जो संगठन है उसमें बहुत अधिक अंतर है और वो एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, पर सभी की उत्पत्ति पूरी तरह से समान नहीं है और इसी कारण ये उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। ठीक है, तो क्या हम पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद को समजात अंग माने या समरूप अंग? तो आप बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, 9.5 का 2 जीवाश्म। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं की जा सकती बल्कि उन स्पीसीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। ठीक है, हम कैसे जान पाते हैं कि वो विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में भी मतलब थी या नहीं? तो ये हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। ठीक है, जीवाश्म क्या है? तो सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसकी शरीर का अपघटन हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, पर कभी कभी जीव अपना मतलब जीव का शरीर या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई मृत कीट है ना, वो गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाता है और उस कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है, तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? तो इस बात के आकलन के दो तरीके हैं। एक है सापेक्ष विधि, ठीक है, और एक है सापेक्ष विधि। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये सोचना मतलब तर्क संगत है कि पृथ्वी की सतह के जो निकट वाले जीवाश्म हैं वो गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं, है ना। जो ऊपर होगा वो नया होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पुराना होगा। ठीक है, फिर इसकी दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग। ठीक, फॉसिल डेटिंग क्या है? तो इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के उसके अलग अलग समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये जो समस्थानिक होते हैं उसके अनुपात के आधार पर। ठीक है, तो ये विधि कैसे कार्य करती है? तो मैं बताती हूँ आपको कि एक जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये जीवाश्म जो है यही कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए 10 करोड़ या फिर 100 मिलियन वर्ष पहले से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो समुद्र तल पर कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, जीवों की मृत्यु हो जाती है और वो रेत में दब जाते हैं और धीरे धीरे और अधिक रेत उनके ऊपर इकट्ठी होती जाती है। फिर बहुत अधिक दाब के कारण वो चट्टान बन जाती है, जो रेत है वो चट्टान बन जाती है। ठीक, फिर कुछ मिलियन वर्षों बाद मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ डायनासोर जो हैं वो मर जाते हैं और उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। ठीक, तो ये मिट्टी भी दब कर जो है चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले जो अकशेरुकी जीव वाले जीवाश्म वाली जो मिट्टी है, सॉरी जो चट्टान है उसके ऊपर बनती है ना। फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टान में दब जाते हैं। ठीक, तो इसके काफी समय बाद जब मृदा का अपरदन होता है ना, मान लीजिए कि जल के प्रवाह के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं और घोड़े के समान जीवाश्म जो है वो प्रकट होते हैं। ठीक,
तो जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुराने और नए जीवाश्म प्राप्त होते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमको जीवाश्म जो है मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं 9.5 का 3 विकास के चरण। फ्रेंड्स, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यदि जटिल अंग, एग्जाम्पल के लिए आँख का चयन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो वो डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है? तो निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा। ठीक, परंतु बीच बीच में परिवर्तन किस प्रकार चयनित होता है, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण है। एक बीच का चरण जैसे कि अल्प विकसित या अल्पवर्धित आँख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है और यह योग्यता को लाभ के लिए मतलब उसकी योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। और वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक मतलब बड़ा अनुकूलन है या कीटों में पाई जाती है। उसी प्रकार ऑक्टोपस या कशेरुकी में भी, पर आँखों की संरचना इन सभी जीवों में अलग अलग है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ है ना, मतलब उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनमें अलग अलग अंगों का विकास हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आप प्लेनेरिया का चित्र देख रहे हैं, ये प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया नाम के इस चपटे कृमि की बहुत ही सरल आँख होती है। ठीक है, जो वास्तव में नेत्र बिंदु है जो प्रकाश को पहचान सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेनेरिया में ही आँख का विकास पहले हुआ होगा, फिर उसके बाद जो अगली पीढ़ी के जीव हैं, जो आगे के जीव बनते गए हैं, जैसे एक कोशिकी से बहुकोशिकी, तो उनमें फिर आँख की उपयोगिता के हिसाब से उसमें परिवर्तन हुए होंगे। ठीक है, जो उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक थे। फिर साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, वो बहुत समय बाद मतलब कालांतर में किसी दूसरे कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए पंख जो संभवतः मौसम में, ठंडे मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए, मतलब उसका जो शरीर का गर्मी है वो बाहर न निकले, ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे और फिर कालांतर में वो उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। ठीक, तो मतलब कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे और कुछ में उड़ने में समर्थ थे। ओके, तो बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। ओके, तो डायनासोर सरीसृप थे और हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृपों से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अधिक अंतर दिखने वाली संरचनाएं एक समान रचना से विकसित हो सकती है। और ये सत्य भी है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विकासी संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध हैं? तो हाँ है। क्या है? तो जंगली गोभी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो 2000 वर्ष से पहले से जो मनुष्य है वो जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था और उसने चयन द्वारा इसे अलग अलग सब्जियां इससे विकसित की। चयन द्वारा मतलब हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया है ना, संकरण द्वारा। पर यह प्राकृतिक वर्ण न होकर कृत्रिम चयन है। ओके, कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ है ना, जिसे हम खाते हैं। फिर कुछ किसान इसके पुष्पों को वृद्धि को रोकना चाहते थे, इसलिए ब्रोकली विकसित हुई। ओके, और उसके बाद फिर बंद पुष्प मतलब जो फूल गोभी है वो विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया और गांठ गोभी विकसित की। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया और केल नामक सब्जी का विकास किया। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी सोच सकते थे कि ये जो सब्जियां हैं मतलब समान जनक से जो विकसित हुई हैं वो हमारे सामने होती? नहीं। तो इसके लिए क्या है, जो कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी का परिणाम है कि आज हम ये जो गोभी है उसके अलग अलग टाइप्स हम यहाँ पे देखने को हमको मिलता है।
ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताना भूल गई, जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। फिर जंगली गोभी का विकास और डायनासोर और परों का विकास। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आणविक जातिवृत्ति। तो कहने का क्या मतलब है इसका, समय के साथ साथ अणुओं में होने वाले क्रम विकास को आणविक जातिवृत्ति कहते हैं। तो चलिए हम इस बारे में जानते हैं कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। ठीक है, तो दूसरी बात यह हुई कि ये परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाएंगे। तो क्या हम समय के साथ पीछे जाकर ये जान सकते हैं कि ये परिवर्तन किस समय हुए होंगे? तो फ्रेंड्स, आणविक जातिवृत्ति वास्तव में यही करता है। ठीक, इस मतलब ये जो अध्ययन है उसमें ये विचार जो सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों में डीएनए में ये विभिन्नताएं बहुत अधिक संख्या में संचित होगी। ठीक, तो इस प्रकार के अध्ययन जो है विकासी संबंधों को खोजते हैं और यहाँ ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अलग अलग जीवों के बीच आणविक जातिवृत्ति के द्वारा जो स्थापित संबंध है उसका वर्गीकरण जो है वो सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो आणविक जातिवृत्ति उनके डीएनए या आरएनए में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ही किया जाता है, कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 9.6 विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन यह प्रतीत होता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि स्पीसीज के वंश वृक्ष की कड़ियों को ढूंढने के प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो पहली यह है कि इस प्रक्रम में प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के जो उद्भव हुआ है उसके लिए पहली स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो जाए। ठीक, और एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई, जैसे कि बीटल्स के उदाहरण में हमने देखा कि नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि पहली जो है वो स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाए। ठीक, तो ये सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीसीज अपने पूर्वज स्पीसीज से उत्तम ही हो, मतलब अच्छी ही हो, और केवल प्राकृतिक वर्ण और आनुवांशिक विचलन के दोनों के मिले जुले प्रभाव के कारण ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीसीज के सदस्य के साथ जनन में असमर्थ हैं, है ना। उदाहरण के लिए ये सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ है, बल्कि पहले मानव और चिंपैंजी दोनों के ही पूर्वज समान थे, है ना। लोग बोलते हैं कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है, लेकिन ये नहीं है। सत्य ये है कि मानव और चिंपैंजी दोनों के पूर्वज समान थे, वे न चिंपैंजी की तरह थे और न मानव की तरह। ठीक, तो ये भी जरूरी नहीं है कि पूर्वजों के अलग होने के पहले चरण में ही आधुनिक जो चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई हो, परंतु इस बात की अधिक संभावना है कि दोनों स्पीसीज का विकास अलग अलग प्रकार से अलग अलग शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक स्पीसीज का जो वर्तमान रूप है वो बना। ठीक, तो वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का मतलब कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। ओके, विविधताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन के द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। ठीक, जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है कि समय के साथ साथ शारीरिक उसके अभिकल्प है, तो उसमें जटिलता में वृद्धि होती गई है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि पूर्व मतलब प्राचीन में जो अभिकल्प थे वो अच्छे नहीं थे या अदक्ष थे। ठीक है, तो अनेक बहुत सारे बहुत पुराने और सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं। ठीक, तो वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु जो विषम पर्यावरण जैसे कि गर्म झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत और अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं,
जो कि बहुत प्राचीन है ना। दूसरे शब्दों में मानव जो है वो जैव विकास के शिखर पर नहीं है, बल्कि जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीसीज है। ठीक, धीरे धीरे इस जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती जाएगी और मनुष्यों में भी कुछ न कुछ परिवर्तन आते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9.6 का 1 मानव विकास। फ्रेंड्स, मानव विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला। कहने का क्या मतलब है कि जैव विकास का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि जीव का विकास किस प्रकार से हुआ इसको जानने के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उत्खनन, फिर समय का निर्धारण और जीवाश्मों का अध्ययन, और उसके साथ साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव के विकास के बारे में जानने का अच्छा साधन है, मुख्य साधन है। तो इस धरती पर मानव के रंग, रूप और आकृति में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं, और ये विभिन्नताएं इतनी अधिक और मतलब इतनी अधिक है कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे, है ना। तो आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजातियों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था, और कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद या भूरा कहा जाता था। ठीक है, लंबे समय तक यही बहस चलती रही थी कि क्या इस जो समूह है उसका विकास अलग अलग हुआ है। तो पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण बहुत स्पष्ट हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है, सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। ठीक, तो केवल यही नहीं है कि हम पिछले कितने हजार वर्षों से कहाँ रहे, ठीक है, कहाँ रह रहे थे, बल्कि हम सभी का जो विकास है, मतलब उद्भव है, वो अफ्रीका से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। तो आधुनिक मानव स्पीसीज जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, तो इसके सर्वप्रथम सदस्यों को वहीं पर खोजा गया था, और हमारे आनुवांशिक छाप को कि जो काल मतलब अफ्रीका के मूल निवासी हैं, अफ्रीका में के मूल में ही खोजा जा सकता है। ठीक है, कुछ हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वही रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। फिर कुछ उत्प्रवासी धीरे धीरे पूरे मतलब संसार में फैल गए। कहाँ से निकलकर, अफ्रीका से निकलकर। फिर अफ्रीका से पश्चिमी एशिया, फिर वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया और पूर्व एशिया। वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं वहाँ पर, फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वो बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँच गए, क्योंकि वो मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक ही रास्ते का चुनाव नहीं किया था। ठीक है, वो अलग अलग समूहों में कभी आगे कभी पीछे गए, और समूह कई बार एक दूसरे से अलग भी हो गए, और कभी कभी आकर फिर से मतलब अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़े, फिर वापस आकर मिल गए। ठीक है, तो जाने आने का ये सिलसिला चलता रहा, और इस जो ग्रह है पृथ्वी, तो यहाँ पर अन्य जो स्पीसीज हैं उसी के तरह ही इनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी। ठीक है, और वो अपना जीवन जो है सबसे अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करते रहे। किस तरह से, एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए गए होंगे, क्योंकि वो जीवन जीने का, बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मानव विकास के बारे में भी जान लिया। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। अब क्लास 10th का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो भी पूरा हो गया आज से। अब कल से हम फिजिक्स वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।